अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। डॉक्टर फ्रिया या डॉक्टर रजाक हैं तो हैंड रेज करें या खुद को अनम्यूट कर दें। मेरी आवाज़ आ रही है तो लिख के बता दें, सही आ रही है ठीक या गलत, मैसेज करके बता दें। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर फ्रिया या डॉक्टर रजाक हैं तो वो काइंडली अनम्यूट कर दे खुद को। चलिए, उन्होंने करना था एक्टिवली पार्टिसिपेट, वो शायद ज्वाइन लेट करेंगे, तब तक हम स्टार्ट करते हैं। आज का है लॉन्ग केस एमडी और एफसीपीएस मेडिसिन पार्ट टू। क्लिनिकल के लिए लॉन्ग केस की अप्रोच करनी है, हिस्ट्री एग्जामिनेशन। और उसके लिए बताना है कि कैसे हमने हिस्ट्री शुरू करनी है और कितने मिनट में करनी है और कितने मिनट में हमने हिस्ट्री खत्म करनी है, एग्जामिनेशन शुरू करनी है। लॉन्ग केस की मोस्टली जो है हमारी हिस्ट्री पे ही डिपेंड कर रहा होता है, एग्जामिनेशन पे ही डिपेंड कर रहा होता है। एग्जामिनर वो फिर जाते हैं कि आप इसकी रिसेंट एडवांसेस बता दें, आप इसकी डोज बच्चों में बता दें। हम मतलब अजीब अजीब से फिर सिंड्रोम में पूछना शुरू कर देते हैं कि हम सेफ हैंड मेरे, हमने आपको फेल किया क्यों। असल में उनको कुछ हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में ही पसंद नहीं आया होता। तो जब आप हिस्ट्री एग्जामिनेशन की टाइमिंग ठीक रखेंगे, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन ठीक करेंगे, तो वो बेसिक पे ही रहते हैं। मोस्टली ही कैंडिडेट जो पास होते हैं वो इसी तरह ही हैं, वो बेसिक्स पे ही पास होके आ जाते हैं। वो ये सिंड्रोम और रिसेंट एडवांसेस तब पूछते हैं जब उनको हिस्ट्री ना समझ आ रही हो, पसंद ना आ रही हो। किसी को ना समझे तो आपने साथ साथ मैसेज करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अगर वो एंड में भी पूछना हो तो फिर ये हिस्ट्री की खत्म होने के बाद भी पूछ सकते हैं। ये मैंने स्क्रीन शो की है, ये सबको नजर आ रही है? काइंडली लिख के बता दें, मैसेज करके अगर नजर आ रही है तो आगे चलें। स्क्रीन सारों को नजर आ रही है? अच्छा, इसमें है ऐसे कि आपने हिस्ट्री शुरू करनी है तो हिस्ट्री आपने कुछ इसकी हिस्ट्री के पार्ट हैं। सबसे पहले बायोडाटा, जिसमें जो है अन एन फेम डैम, उसके बाद प्रेजेंटिंग कंप्लेन, उसके बाद जो है ओडी पैरा, और उसके बाद डीडी और केआर। ये आपने कोशिश करनी है, आपने 8 मिनट तक, 8 से 10 मिनट तक ये खत्म कर लेना है। बाकी जो इसका पार्ट रह जाएगा वो एग्जामिनेशन के साथ ही करना है। अगर इस तक आप नहीं पहुंच सकते, 8 से 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, तो स्पीड अप करें, नहीं तो फिर एग्जामिनर उसके बाद कहता है कि इसको तो हिस्ट्री लेनी नहीं आती है, टाइम ज्यादा लगा रहा है, एग्जामिनेशन क्या करेगा। हिस्ट्री एग्जामिनेशन के 30 मिनट को डिवाइड करना है ना आपने, कि 8 से 10 मिनट में ये कंप्लीट करना है यहाँ तक, केयर तक। और एनफेम डैम है क्या है? सबसे पहले एन में नेम, ये सबसे पहले जब आपको सफा मिलेगा उसके ऊपर पेन के साथ आपने ये चीजें लिख लेनी है। निमोनिक जो है वो लिख लेनी है, निमोनिक लिख लेनी है, ताकि एंड वो चीजें आपको भूल ना जाए। जिसको जितना मर्जी आता हो, लेकिन निमोनिक नहीं लिखेंगे तो एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि चीजें भूल जाती हैं। तो ये निमोनिक, जैसे एनफेम डैम, अब एन के साथ नेम वगैरह ये नहीं लिखना, सिर्फ एनफेम डैम ना पहले लिख लेना है, बेल बजने से पहले, स्टार्ट होने से पहले। तो एन पेशेंट का नेम, एफ से फादर नेम, ए से एज, एम से मैरिटल स्टेटस, और इसमें अब मैरिड है तो कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। उसके बेटे कितने हैं और बेटियां कितनी हैं, वो भी थोड़ा सा पूछ लेना। उसके बाद ई मतलब ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या काम करता है, और एजुकेशन क्या है। एजुकेशन आपने बाद एग्जामिनर कहते हैं कि दोनों ही पूछनी है। अगर तो वो इलिटरेट है, मोस्टली हमारे पेशेंट इलिटरेट होते हैं, तो उससे आपने कुरान एजुकेशन का भी पूछ लेना है। या पेशेंट हैविंग फॉर्मल एजुकेशन अप टू 8th क्लास, ये जितना वो पढ़े होते हैं या जितना किया होता है। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन पूछना है, और उसके बाद एड्रेस, और उसके बाद एम से मोड ऑफ एडमिशन, इमरजेंसी में आया था पेशेंट, इमरजेंसी में आया था या फिर आउटडोर में आया था। ये पहले आपने निमोनिक लिख लेने हैं। अब ये एक दफा आप याद कर लेने ना, एन फैम डैम, एन से बनता क्या है, इससे आगे फिर जैसे पेशेंट का नेम है अली, उसका फादर का नेम है अलादीदा, A26, एन, इसके आगे इस तरह वो चीजें, सिर्फ बायोडाटा लिख लें। कोशिश तो करें पेशेंट का नाम याद करने की कोशिश करें, और इस तरह प्रैक्टिस करें कि आप कम से कम क्या पूछते हैं। और बाकी जो है ये नेम बायोडाटा का भूल जाते तो वो लिख लें, और प्रेजेंटिंग कंप्लेन, उसके बाद सारी चीजें कोशिश करें याद करने की कोशिश करें, क्योंकि लिखने का टाइम नहीं होता। इसके बाद प्रेजेंटिंग कंप्लेन पूछने हैं पेशेंट को किस मसले के साथ आया है। पेशेंट सपोज करें कफ के साथ आया है, तो कफ का फिर ओडी पैदा करना है। कफ
कितने अरसे से है, ऑनसेट अचानक हुई थी या ऐसे ऐसा हुई है, और ड्यूरेशन 1 मंथ, 1.5 मंथ, मोस्टली जो है 1.5 मंथ की आएंगे। अब 2-3 मंथ, 3 दिन वाली तो पेशेंट कफ हमारे साथ पेशेंट नहीं आएगा। इंटेंसिटी क्या है और प्रोग्रेशन क्या है, दिन में कितनी बार आती है, बहुत ज्यादा आती है, और इसके साथ कफ के साथ स्पुटम है या नहीं है, और दिन में कितने एपिसोड हो जाते हैं वो पूछना है। एग्रीवेट किससे होता है, कफ का एग्रीवेटिंग फैक्टर पूछने हैं, जैसे कि डस्ट से एग्रीवेट होती है, एलर्जिन से होती है, पोलन से होती है, चेंज इन वेदर से होती है, एक्सरसाइज से होती है, डायनल वेरिएशन वगैरह से होती है। रिलीविंग फैक्टर कफ के लिए आपने इनहेलर का पूछ लेना है, इनहेलर से रिलीव हो रही है या नहीं हो रही, और मेडिकेशन से नेबुलाइज करने से रिलीविंग हो रही है या नहीं हो रही। अब इसके एसोसिएशन, क्योंकि रेस्पिरेटरी का है कफ, तो रेस्पिरेटरी के एसोसिएशन मोटे मोटे सारे पूछ लेने हैं, जैसे कि चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फीवर। ठीक है, इनके साथ ये मोटे मोटे चीजें पूछ लेनी है। और कफ के सबसे पहले तो आपने स्पूटम को पूछना है ना, फिर उसको क्वांटिफाई कर लेना है। स्पूटम हर एपिसोड के साथ स्पूटम आता है और कितनी मिकदार में आता है, स्पूटम का कलर क्या है, कितने टीस्पून है, स्मेल है या नहीं है, कंसिस्टेंसी कैसी है, और ब्लीडिंग है या नहीं है, ब्लड कंटेन है या नहीं है, वो लाजमी पूछ लेना है। उसके बाद वेरिएशन में पूछ लेनी है। अब अब कोशिश करना प्रेजेंटिंग कंप्लेंट एक ही रखनी है हमारी, काफी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, तो इसी के हमने डीडी करने हैं। कोशिश करना है एक ही प्रेजेंटिंग कंप्लेंट रखें, अगर दो रखेंगे तो फिर आगे सारी चीजें उसकी दो चीजों के अपने डीडी करने पड़ जाएंगी, केयर करने पड़ जाएंगी, सारी चीजें उसकी करनी पड़ जाएंगी। तो एक ही प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लेके चलें। अब आपने डीडी पूछ लेना है। जीडी में कफ की, जैसे कि कफ अगर हम लेके चलें, उसके लिए हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं अपने याद करने के लिए। हम ड्राई कफ में डिवाइड कर लेते हैं उसको, और प्रोडक्टिव कफ में। सबसे पहले ड्राई कफ की हिस्ट्री पूछ लेंगे, ऑल्दो आपकी हिस्ट्री प्रोडक्टिव कफ की है, लेकिन आपकी ड्राई कफ की हिस्ट्री भी लाजमी पूछनी है। अब अगर आपकी ड्राई कफ है तो फिर पहले ड्राई कफ की पूछ लें, फिर प्रोडक्टिव की पूछ लें, और अगर प्रोडक्टिव है तो फिर पहले प्रोडक्टिव कफ के डीडी पूछ लें, और फिर ड्राई कफ के पूछ लें। यहाँ तक किसी को ना समझ आए हो, आगे चलें। इसके बाद हम ड्राई कफ की डीटी करते हैं। ड्राई कफ में सबसे पहले रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसमें हम फ्लू की हिस्ट्री पूछेंगे, नाक बहता हो, रनी नोज, गले में दर्द रहता हो, पोस्ट नेजल ड्रिप हो, बार बार गले में कीड़ा गिरता हो, जुकाम वगैरह, ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की हिस्ट्री। नंबर 2 पे हम एस्थमा की हिस्ट्री पूछ लेंगे, सांस में सीटी की आवाज आती हो, इनहेलर यूज करते हो, रात और दिन में दुश्वारी का फर्क हो, मौसम की तब्दीली के साथ दुश्वारी ज्यादा होती हो, जिल्द पर खारिश या धब्बे पड़ जाते हो या धब्बों के निशान हो जाते हो, खानदान में किसी को दमे का मसला हो, ये अस्थमा की हिस्ट्री पूछ लेंगे। उसके बाद गार्ड की हिस्ट्री, छाती में कोई जलन महसूस तो नहीं होती क्या, लेटते हुए मुंह में खटे खटा पानी आ जाता हो, खटे टिकार आते हो लेटने से, या आगे झुकने से खुराक वापसी आ जाती हो। उसके बाद आईएलडी की हिस्ट्री में ड्राई कफ होती है, उसके साथ इसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, और ऑटोइम्यून की हिस्ट्री पूछ लेनी है। इसके बाद कार्सिनस, डिक्रीज एपिटाइट, unintentional weight loss, lumps and bumps in the body, और कोई पहले कफ थी तो चेंज इन कैरेक्टर, ये ब्लड इन स्पूटम, इसकी हिस्ट्री। उसके बाद हमने ड्रग्स का पूछ लेना है। ड्रग जो ड्राई कफ करती हैं, ब्लड प्रेशर, ज्यादा ब्लड प्रेशर होने की वजह से आप दवाई खाते हो ब्लड प्रेशर कम करने वाली, जैसे एसी इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, ये ड्राई कफ करेंगी। और इसके बाद सार्काइडोसिस, सार्काइडोसिस में आपने पूछना है ड्राई कफ, और उसके साथ जो है एथिमोनोडोजम, टांग पर कोई दाना होता हो जिसमें दर्द होता हो। इसके बाद हमने प्रोडक्टिव कफ का पूछना है। प्रोडक्टिव कफ में सबसे पहले नमूनिया हो गया, हाई ग्रेड फीवर विद राइगर्स एंड चिल्स और ग्रीनिश स्पूटम। उसके बाद टीबी का पूछ लें, यानी फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, आपको कोई पास्ट हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, कफ विद स्पूटम, इवनिंग राइज फीवर, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस।
ये टीबी के सवाल हो गए। उसके बाद ब्रोंकेक्टेसिस का पूछ लेना है। ब्रोंकेक्टेसिस में कोई फाउल स्मेलिंग स्पुटम तो नहीं आता, स्पुटम के साथ ब्लड तो नहीं होता, पोस्टल ड्रेनेज तो नहीं है, एक खास पे लेटने से स्पुटम जो है बलगम ज्यादा आता हो। उसके बाद लंग अब्सेस का पूछ लेना है कि पेशेंट आईवी ड्रग अब्यूजर तो नहीं है, कोई डेंटल पुअर डेंटल हाइजीन तो नहीं है, कोई डेंटल प्रोसीजर तो नहीं हुआ, फिट्स तो नहीं पड़े, पेशेंट अल्टर लेवल में तो नहीं गया, कोई एस्पिरेशन तो नहीं कर ली पेशेंट ने। उसके बाद ऑटोइम्यून डिजीज का पूछ लेना है। मुंह में छाले, जोड़ों में दर्द, गुच्छों में बाल गिरने हो गिरते हो, मुंह के ऊपर लाल रंग के निशान, जो धूप पे जाने से धब्बे पड़ जाते हो। उसके बाद हार्ट फेलियर का पूछ लें, कोई ड्राई कफ, हार्ट फेलियर में दोनों ड्राई प्रोडक्टिव कफ दोनों आते हैं, तो इसमें कोई दिल का मसला, और उसके अलावा पिंक फ्लोटी स्पूटम का पूछ लेना है। इसके बाद हमने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का पूछ लेना आपने। इसमें आपने कोई इनहेलर स्मोक का हुक्का इनटेक वगैरह का पूछ लेना है। यहाँ तक डीडी किसी को ना समझ आई तो प्लीज मुझे मैसेज कर दें लिख के। आगे चलें तो मैसेज कर दें, या पूछना है तो पूछ लें कुछ यहाँ से। ये देखें, ये अब हमने डीडी तक कर लिया। तो डीडी के बाद केयर या रायका, आप जिसको जो मर्जी पढ़ लें केयर। इसमें रिस्क फैक्टर क्या है इस डिजीज के। अब आपने डीडी के बाद अपना डायग्नोसिस निकाल लिया एक दो, जैसे टीबी हमने निकाल ली। फर्ज अगर हमने टीबी निकाल ली तो टीबी के हमने रिस्क फैक्टर पूछने हैं, एटियोलॉजी पूछने हैं, और उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है वो, और एसोसिएशन क्या है वो चीजें यहाँ पूछनी है। अब टीबी का एक्सप्लेन करना है कि पेशेंट को टीबी हुई कैसे, इसका क्लोज कांटेक्ट था किसी पेशेंट के साथ, फैमिली के साथ, या किसी के साथ, कितने अरसे पहले था, जब क्लोज कांटेक्ट था उसको पेशेंट को स्पुटम पॉजिटिव था, वो ट्रीटमेंट ले रहा था, तो आपकी इस पेशेंट ने टेस्ट कराए थे, स्पुटम का टेस्ट कराया था, कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट की थी या नहीं, इस दौरान पेशेंट को कोई कंप्लेन थी या नहीं, ये पूछ लेना है। जैसे कि अगर मैं कहूँ पेशेंट का कोई क्लोज कांटेक्ट विद द फैमिली 8 year back, her sputum was positive for the TB, her son's sputum was positive for the TB for which he was taking medicine, and her sputum become negative at the end of treatment. Her son's symptom are improved. At that time, the patient was not symptomatic. Any test was not done. She was not given any type of treatment, कि उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दी गई थी, तब उसको कोई टेस्ट नहीं हुआ था, उसका जो बच्चा था उसको स्पुटम पॉजिटिव था, और उससे उसको हुई। ये हमारी एटियोलॉजी होगी कैसे हुई। और रिस्क फैक्टर, पेशेंट और क्राउडेड एरिया में तो नहीं रहता, घर में एक घर में बहुत ज्यादा लोग तो नहीं रहते, पुअरली वेंटिलेटेड एरिया तो हाउस तो नहीं है, एक घर एक कमरे में 10 एक लोग रहते हैं, मेल न्यूट्रिशन तो नहीं है, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस तो नहीं है, ये आपने पहले ही पूछ लेना है। इसके अलावा HIV का पूछ लेना है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज और स्टेरॉइड इनटेक का पूछ लेना है, क्योंकि वो पेशेंट उससे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाते तो डिसएमिनेटेड टीबी होने के चांसेस होते हैं। डिसएमिनेटेड टीबी जब होती है तो उसका हेड टू टो किसी भी जगह जा सकती है, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन हमने हेड टू टो ना सारी पूछनी है। टीबी हो गई, कार्सिनोमा हो गई, कुछ चीजें जिनका हेड टू टो सारा कुछ पूछना है। जैसे ऑटोइम्यून जॉइंट पेन होगा, ऑटोइम्यून में जब पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसे हेड टू टो सारा आउट करना है। अब इसमें हम ऊपर से शुरू करें सीएनएस में, तो टीबी मेनिंजाइटिस होती है, तो उसमें टीबी हम अल्टर लेवल हो जाता है, पेशेंट ज्यादा सोता तो नहीं है, मिजाज में तब्दीली तो नहीं है, पेशेंट को झटके तो नहीं लगते, सर में दर्द तो नहीं होता, जिस्म का कोई सा कमजोर तो नहीं हो गया। उसके बाद स्किन का कोई या जिल्द पर कोई निशान, कोई धब्बे वगैरह तो नहीं पड़ेंगे। चेस्ट का तो हम कफ कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमने फ्यूजन को पूछ लेना कि पानी तो नहीं निकाला, छाती में पानी तो नहीं पड़ गया। ऊपर से नीचे आते जाना। उसके बाद हम एब्डोमेन का पूछेंगे, राइट टू लेफ्ट साइड पे कहीं भारीपन तो नहीं है, पेटिस मगैली, पेट में पानी तो नहीं पड़ गया, और लगातार पतले मोशन तो नहीं होते, क्रॉनिक डायरिया का पूछ लेंगे। उसके बाद CVS का पूछ लेंगे, पेरिकार्डिटिस, छाती में दर्द होता हो जो कि आगे झुक के बैठने से ठीक हो जाता हो, लेटने से ज्यादा हो जाता हो, या ऑर्थोपनिया PND का हिस्ट्री पूछ लेनी है। उसके बाद हमने यूरिन जेनिटल का पूछ लेना है, ब्लड तो नहीं आता यूरिन में, पेनलेस मचूरे जो होते हैं। उसके अलावा गुर्दों में या पेशाब का मसला तो नहीं होता, कोई पीप तो नहीं पड़ेगी। और उसके बाद अब जो है लिम्स का पूछ लेंगे, काम करना, कोई बाजू टांग काम करना छोड़ तो नहीं गई, कमर में दर्द हो,
कोर्ट डिजीज, कमर में दर्द, दोनों टांगों में वजन ना पड़ता हो, सुन्न होना शुरू हो गई हो या काम करना छोड़ गई हो, ये कोर्ट डिजीज का पूछ लेंगे। उसके बाद जो है इसका एडिशन के साथ, HIV का टीबी के साथ, टीबी का HIV के साथ, और इन दोनों का एडिशन के साथ। जब भी ये केस है तो आपने रात में रूल आउट करना है। एडिशन तो नहीं है, आपको नीचे बैठ के ऊपर उठते हो चक्कर तो नहीं आते, आपकी जिल्द काली तो नहीं होगी, आपको ठंडे पसीने आते हो, भूख लगती है, शुगर कम हो जाती हो, जिसम में किसी जगह गिल्टियां वगैरह तो नहीं हो गई, ये लम्स एंड बम्प्स पर क्वेश्चन है। और एक्जिमा रोडोजम का भी इसमें लम्स एंड बम्प के साथ क्वेश्चन, दर्द वाला दाना जो कुछ बहुत ठीक हो गया हो, इसका क्वेश्चन है। ये हमारी होगी डीडी केयर। डीडी अब इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में टीबी के आपने, आपको कोई खून के टेस्ट हुए हैं, छाती का एक्सरे हुआ है, छाती का अल्ट्रासाउंड हुआ है, पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ है, तो कमर से पानी तो नहीं निकाला गया, और इस तरह की हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन, खून के टेस्ट, क्या कोई फूकने वाली मशीन में फूकने से टेस्ट होता है वो आपका किया है, ये पूछ रहे हैं। ट्रीटमेंट हिस्ट्री में आपने पहले आपने पूछ लेना कि 3 3 4 4 गोली और नाश्ते से पहले खाई जाती है, कभी आपने खाई उसके साथ आपका पेशाब का रंग चेंज हो गया, माल्ट रंग का हो गया हो, क्योंकि वो तो नहीं ली, वो क्वेश्चन है। इसके साथ BCG स्कार मार्क भी यही क्वेश्चन है। अगर तो पेशेंट डिनाई करे टीबी की, ATT नहीं ले रहा पेशेंट, वो कहे मैं नहीं ले रहा, तो पेशेंट जो एग्जामिनर होगा यहाँ से आगे जाएगा भी नहीं, वो कहेगा जब तक ATT आप नहीं निकालेंगे तो ये आप टीबी का केस कैसे बना लिया, क्योंकि अगर वो एडमिट है तो ATT वगैरह ले रहा होगा। तो इसलिए आप इसके ना एक एक गोली के अलग से साइड इफेक्ट पूछना शुरू कर दें। जैसे कि आइसोनियासिन है तो उसके लिए पूछे कोई हाथ पांव सुन तो नहीं हो गए, रिफम्पिसिन के लिए छोटे पेशाब में रंगत में तब्दीली या उसमें कम आ रहा हो, इथम्बिटोल के लिए नजर में फर्क, काले पीले धब्बे नजर आते हो, पैराजिनामाइड में यूरिक एसिड ज्यादा होता है, तो जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द तो नहीं है, और स्टेप्टोमाइसिन के लिए सुनने में मसला तो नहीं, हेयरिंग मसला तो नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन है। तो अगर वो ले रहा होगा तो इस तरह का मसला होगा तो वो बता देगा। इसके अलावा कोई ऐसी दवाई उसके लेने के बाद आपको हजम का हजम में मसला हो रहा हो, बार और उल्टियाँ आ रही हो, मैदे में दर्द की शिकायत हो रही हो, या आंखें पीली हो गई हो, ये लाजमी पूछना है। यहाँ तक हमारी हो गई इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट। इसके बाद पाम हग पोस्टिव, इसके बाद पास हिस्ट्री। अच्छा, आपने ऊपर ही जैसे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पूछ ली, पेशेंट का बायोडाटा बताने के बाद जब आप बताएंगे बायोडाटा ऐसे कैसे प्रेजेंट करना है, मैं पेशेंट मिस्टर अली, मिस्टर बताना है, फीमेल है तो मिसिस बताना है, अगर सिंगल है तो मिस बतानी है, और फादर को भी मिस्टर, मिस्टर अली सन ऑफ मिस्टर अल्लादाद, 60 year of age, married, having 2 sons, having formal education up to 8th class, 60 automation, resident of Rahim Yar Khan, admit through the OPD with a complaint of cough for 3 months। ये तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट तक आपने इस तरह प्रेजेंट करना है। उसके बाद जो है आपने ओडी पारा, इसमें सबसे पहले आपने पहली लाइन जो इसकी बनानी है ना, आपने वो शो करना है ताकि पेशेंट को रिस्क फैक्टर ऊपर बता दें कि वो एग्जामिनर को भी पता चल जाए आप किस बीमारी की तरफ बताना चाह रहे हैं। जैसे अब टीबी है तो इसके लिए माय पेशेंट इज presented with the history of past history of contact with TB patient, ये बता दें, या ऑन फीवर से रह रहे वो बता दें, या फिर वेंटिलेटेड एरिया, या फिर HIV का तो IV ड्रग अब्यूजर। रिस्क फैक्टर हर डिजीज का लाजमी बताना है। इसमें ये हो गया, अब CKD के जैसे होता है उसमें आपने हाइपरटेंशन डायबिटीज का लाजमी बताना है, हार्ट डिजीज में डायबिटीज हाइपरटेंशन का लाजमी बताना है, जो उससे लिंक हो तो उसको यहाँ लाजमी बताना है पहली लाइन में। अगर डायबिटिक है तो उसके बता दें हाइपरग्लाइसीमिक या डायबिटिक फॉर इतने ईयर एंड हाइपरटेंसिव फॉर इतने ईयर, बस इसको इधर इतना बताना है, फिर आगे पास हिस्ट्री में जाके इसको एक्सप्लेन करना है। पास हिस्ट्री में पहले रेलिवेंट पास हिस्ट्री बतानी है, अब उसके बाद इरेलीवेंट पास हिस्ट्री। अब रेलिवेंट पास हिस्ट्री में क्या है, पेशेंट को जी डायबिटीज जैसे इसको है तो
वो बताते हैं। हाइपरटेंशन में हमने क्या बताना है, उसमें वो पॉइंट बताने हैं, पेशेंट को डायग्नोज कैसे हुई, उस टाइम सिम्टम क्या थे, इन्वेस्टिगेशन कराई गई, ट्रीटमेंट दी गई, कंट्रोल किया गया, या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक दी गई, या फिर आपने इंसुलिन पे शिफ्ट किया, क्या पेशेंट कंप्लाइंट रहा इसको और इससे कंट्रोल रहा या नहीं रहा, पेशेंट ने फॉलो अप किया या नहीं किया। ये 4 पॉइंट 5-6 चीजें लाजमी पूछने लिए। उसके बाद किसी मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं, किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, फिर उसके बाद मेडिसिन हॉस्पिटलाइजेशन, पेशेंट यूटिलाइज। अच्छा, ऊपर जो ट्रीटमेंट हिस्ट्री आपने इन्वेस्टिगेशन आपने पास्ट और प्रेजेंट दोनों पूछना है, मतलब पहले आपको तो अब यहाँ क्या क्या मेडिसिन हो चुकी है, आईवी मेडिकेशन हो गई ड्रिप की फॉर्म में, ब्रोंकोस्कोपी वगैरह, वो पूछ लेना है, स्पुटम टेस्ट हुआ या नहीं हुआ। हॉस्पिटलाइजेशन, जो सीएलडी के पेशेंट होते हैं मोस्टली उनमें मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं, तो उसका आपने लास्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सप्लेन करना है, बताना है पेशेंट प्रेजेंटेड विद द मल्टीपल हिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इन द लास्ट 3 ईयर, बट फॉर लास्ट, अब लास्ट वाला बताना है, लास्ट हॉस्पिटलाइजेशन हिस्ट्री हॉस्पिटलाइजेशन 3 मंथ बैक विद द कंप्लेन ऑफ अपर जी ब्लीड, या कुछ भी जिसके साथ हुआ था, तो तब पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दी थी वो बताना है, तब पेशेंट को एंडोस्कोपी एडवाइस की थी या नहीं की थी वो बताना है, ये हॉस्पिटलाइजेशन की लाजमी बताना है, फिर फॉलोअप पे किया था या नहीं किया था। उसके बाद कोई सर्जिकल हिस्ट्री, यूरोजेनिटल हिस्ट्री, सर्जरी तो नहीं हुई। अब जैसे फैमिली हिस्ट्री पोस्टी में जैसे सिस्टमैटिक है उसमें फैमिली हिस्ट्री है या नहीं है, और इस तरह की फैमिली हिस्ट्री पूछ लेना। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री की, अगर पेशेंट कितना अर्न कर लेता है, पेशेंट का जो सोशो इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन इकट्ठे पूछ लें, पेशेंट घर में घर कच्चा है या पक्का, अर्निंग की कितनी है उसकी, और उससे इससे अखराजात उसके ठीक हो जाते हैं या नहीं। और उसके बाद जो ट्रैवल टी से ट्रैवल हिस्ट्री पूछ लेने हैं, कोई ट्रॉमा तो नहीं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई थी तो उस टाइम ब्लड किससे लिया था, रिलेटिव से लिया था या खरीदा था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हुई तो उस टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन तो नहीं हुआ था, कोई रैशेज हो गया, अगर हुआ तो उस टाइम आपने क्या किया था, इंजेक्शन लगे थे, क्या हुआ था। उसके बाद भी वैक्सीनेशन हिस्ट्री में, वैक्सीनेशन हिस्ट्री इंपॉर्टेंट, हर सिस्टम के अलग अलग है, जैसे कि अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे करेंगे तो उसमें कोरोना वैक्सीन, नमोनिया का पूछ लेना है, इन्फ्लुएंजा का पूछ लेना है, निमोकोकल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, कोई नजले की वैक्सीन होती है वो कराई है, नमूने की वैक्सीन होती है वो कराई है, कोरोना की वैक्सीन होती है वो कराई है, वो पूछ। अगर हम जीआईटी पे आए लिवर के लिए, तो उसके लिए हमने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, ए की वैक्सीन को पूछ लेना है। अगर हम कार्डियक की में आए तो उसमें भी हमने रेस्पिरेटरी वैक्सीन का पूछ लेना है। उसके बाद फंक्शनल स्टेटस हमने फिजिकल मेंटल ऑक्यूपेशनल दोनों पूछना है, क्या इस बीमारी की वजह से मेंटल, क्या इस बीमारी की वजह से आप परेशान तो नहीं रहते, इंशाल्लाह उम्मीद है ना आप ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद फिजिकल, क्या इस बीमारी ने आपके काम करने की सलाहियत पे मुतासिर किया, क्या आप घर के काम कर लेते हैं, अपने काम कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, ये फिजिकल हो गया। उसके बाद ऑक्यूपेशनल, क्या इस बीमारी की वजह से आप अपना रूटीन मरला का जो आप ऑक्यूपेशन करते हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये पूछ लेना है। ऑक्यूपेशन तो इसकी इफेक्ट नहीं हुई। ये हमारी पूरी हिस्ट्री होगी, लेकिन वही टाइम डिवाइड करना है, अपनी केयर तक 8 से 10 मिनट तक कर लेना है। यहाँ तक किसी को ना समझ आई हो तो मुझसे पूछ लें, मैसेज कर दें काइंडली, अगर ना समझ आई तो, नहीं तो फिर मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं अभी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।